हाय एवरीवन, दिस इज चेतना एंड यू आर वाचिंग चेतना स्पीक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो को स्किप करते हुए ये कहेंगे कि वॉर तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है ना, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट कैसे हुई। तो जो यूक्रेन है वो नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है 30 कंट्रीज़ की इंक्लूडिंग यूएसए, जो एक दूसरे की सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए नेटो में शामिल होना चाहता था। वहीं रशिया को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसका पड़ोसी देश है वो नेटो के साथ मिल जाए, क्योंकि नेटो के जो ज़्यादातर देश हैं वो रशिया के दुश्मन हैं। तो लास्ट कुछ महीनों से देखा जा रहा था जो रशियन आर्मी है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गई थी, ये कहते हुए कि अगर यूक्रेन अपने डिसीजन से स्टेप बैक नहीं करता तो हम भी इसके बॉर्डर से स्टेप बैक नहीं करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि इन दोनों के डिसीजन को डिप्लोमेसी से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, इन दोनों की जो कन्फ्लिक्ट चल रही है इसको बातचीत से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 24 फ़रवरी को रशियन प्रेसिडेंट ने एक क्लियर कट अनाउंसमेंट कर दी वॉर की यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि इसे वॉर ना समझा जाए, वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर पे, और उनका ये बिल्कुल उनका एम नहीं है कि वो यूक्रेन को इन्वेड करेंगे, वो सिर्फ यूक्रेनियन आर्मी को डिमिलिटराइज करना चाहते हैं। अब उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कुछ भी कहा हो, अगर वो अपनी आर्मी को भेज रहे हैं, अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं दूसरे देश में, तो इससे साफ साफ एक वॉर की तरह ही समझा जाए। अब जैसे रशियन प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन किया वैसे ही रशियन आर्मी का मूवमेंट स्टार्ट हो गया और रशियन आर्मी ने यूक्रेन में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। तो यूक्रेन में एंट्री उन्होंने तीनों तरीके से की, बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय सी एज वेल। और डायरेक्शन की बात करें तो तीनों डायरेक्शन में उन्होंने एंट्री मारी। अगर नीचे साउथ की बात करें तो उन्होंने क्रीमिया से एंटर किया, नॉर्थ की बात करें तो उन्होंने बेलारूस से एंटर किया क्योंकि बेलारूस उनका दोस्त है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो लुहांस्क से उनने एंट्री ली। ठीक है, अब जैसे उन लोगों ने एंट्री ली वहाँ, तो सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, एयरपोर्ट्स और एयरबेस को अपना निशाना बनाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने सारे मेजर टाउन्स पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और वहाँ जाके वो लड़ने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने टैंक्स उतारे, अपने ट्रूप्स उतारे, एयर जेट्स उतारे और वहाँ हमला करने लग गए। उसके बाद 24 की देर शाम को जो कैपिटल है यूक्रेन की कीव, वहाँ तक वो पहुँच गए और वहाँ भी वो हमला करने लग गए। अब हमें साफ साफ पता है कि जो यूक्रेन है वो रशिया से बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर हम इस सारी चीज़ों पर देखे जाए तो आर्मी के बेसिस में देख लीजिए, आप टैंक के बेस में देख लीजिए, या फिर एयर जेट्स के बेसिस में देख लीजिए, या फिर सारा ओवरऑल अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट में देखें तो यूक्रेन रशिया से काफ़ी ज़्यादा वीक है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है किसी के लिए भी एनालाइज करना कि यूक्रेन की क्या हालत हुई होगी रशिया के सामने। इनको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने अगर स्टैंड लिया भी था वॉर का तो वो नेटो कंट्रीज़ और यूएसए के चलते लिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यूएसए और नेटो कंट्रीज़ उनकी हेल्प करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यूएसए और नेटो कंट्रीज़ ने यूक्रेन की कोई भी मिलिट्री और फिजिकल हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। हालांकि वो डिफेंस इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ों में हेल्प करने के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हेल्प यूक्रेन को चाहिए वो मिलिट्री हेल्प है, वो फिजिकल हेल्प है। हालांकि फिजिकल हेल्प और मिलिट्री हेल्प बिल्कुल भी उन्हें नहीं प्रोवाइड करी जा रही, ना ही यूएसए से और ना ही अन्य नेटो कंट्रीज से। ठीक है, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट में अपने बताया कि कैसे सारी दुनिया ने उन्हें अकेले छोड़ दिया और कैसे वहाँ के सिविलियंस हैं जो वो खुल करके लड़ रहे हैं अपने लिए, कैसे कितनी वो हिम्मत दिखा रहे हैं। बात करें कैजुअलिटीज़ की, लॉसेस तो दोनों जगह हुए हैं, लेकिन हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ उस वक्त 137 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग आर्मी मैन्स एज वेल एज सिविलियंस, और अबाउट 300 पीपल जो हैं वो घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है अभी के डेटा में। और बात करें रशियन कैजुअलिटीज़ की, तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रशिया की 5 प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि रशिया ने इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं कर रखी है। अब हम बातें करते हैं कि इस सारे चक्कर से आपको क्या लॉस हो रहा है और आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, और कैसे आप इससे रिलेटेड हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे इससे हम कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर कंट्री एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हर कंट्री की एक नीड दूसरी कंट्री फुलफिल कर रही है तो उसकी नीड तीसरी कंट्री फुलफिल कर रही है। इसी चक्कर में सारी कंट्रीज़ चेन टू चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर आप अपने घर से कल बाहर निकल रहे हैं और आपको वहाँ पता चल रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, आपको पता चल रहा है कि $1 की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, आपको पता चल रहा है कि जो तेल आप अपने खाने में डाल रहे हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी है, और आपको पता चल रहा है कि आप जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी है। हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल है
और इन सब के पीछे जो मेन रीज़न होगा वो यही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है। अकॉर्डिंग टू डेटा देखा जाए तो वॉर के फर्स्ट डे में ही जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ सेंसेक्स ने 13.6 लाख करोड़ का लॉस झेला है। वहीं गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो 3% बढ़ चुके हैं और जो रुपये की वैल्यू है वो 24 पैसे गिर चुकी है। और जो क्रूड ऑयल है यानी कि जो कच्चा तेल है वो वॉर से पहले हमें $100 पर बैरल मिलता था और अब वही $105 पर बैरल मिलने लगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी अगर ऐसी फ्लक्चुएशंस होती रही प्राइजेज़ में और ऐसी वॉर चलता रहा रशिया और यूक्रेन के बीच में। और कुछ और चीज़ें हैं जो शायद महंगी हो जाए तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले कोयला, अगर तो कोयले का एक्सपोर्ट करता है इंडिया और रशिया से, तो अगर ये वॉर चलती रहेगी तो कोयले के प्राइस बढ़ जाएंगे, कोयले के प्राइस बढ़ेंगे तो बिजली के प्राइस बढ़ जाएंगे, बिजली के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। दूसरा जो रशिया है वो एक्सपोर्ट करता है गेहूं का बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे प्राइजेस फ्लक्चुएट हो जाएंगे और प्राइजेस अगर ऊपर नीचे इंटरनेशनल मार्केट में होंगे तो उसका असर जाहिर तौर पर डोमेस्टिक मार्केट पर दिखाई देगा और शायद गेहूँ भी हमारे लिए थोड़ा बहुत महंगा हो जाए। तीसरा अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो फर्टिलाइज़र्स और मेटल्स बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, खास करके रशिया से, तो उससे क्या होगा कि उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी बहुत सारे फ्रंट्स पे हमें भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी क्योंकि आजकल के टाइम पे जो वर्ल्ड है पूरा ग्लोबलाइज्ड है, एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है और एक देश में अगर कुछ होता है तो दूसरे देश में भी उसका बिल्कुल असर पड़ता ही है। तो हमने ये नहीं सोचना है कि जो वॉर वो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, उससे हमें बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो एट लास्ट हमें बस हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी चल रहा है वो सब शांत हो जाए और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, डिप्लोमेसी से ही सही, बातचीत से ही सही, या फिर कुछ भी करके सारी चीज़ें सब कुछ सॉर्ट हो जाए और सब कुछ एकदम शांत हो जाए, सब लोग पीसफुली रहें, यही हम चाहते हैं और यही हर कोई चाहेगा। सो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।